नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ संयुक्त रूप से 2 रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इन परियोजनाओं के लिए भारत ने दी 2,720 करोड़ रुपए की सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्बन रेल ब्रिज का करेंगे लोकार्पण। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन सेवा का करेंगे शुभारंभ। भाजपा आज मना रही है अपना 46वां स्थापना दिवस। पीएम ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। कहा, समाज की सेवा और सर्वांगीण विकास ही हमारी सरकारों की है प्राथमिकता। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। देशवासियों से प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का किया आग्रह। और भारत की ईशा सिंह ने ब्यूनस आयर्स में जारी ISSF विश्व कप में साधा रजत पदक पर निशाना। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में हासिल किया अपना पहला व्यक्तिगत विश्व कप मेडल। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। श्रीलंका यात्रा के अंतिम दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराधापुरा पहुंचे, जहां नौसेना एयरबेस पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के पवित्र जयाश्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंदिर के महानायक यानी मुख्य पुजारी से मुलाकात की। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार लिखे और मुख्य पुजारी द्वारा सम्मानित किए गए। इस मौके पर उन्होंने पुजारी का आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने महानायक के साथ मिलकर नवनिर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। ये समारोह पारंपरिक संगीत और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ये कदम दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों को रेखांकित करता है, जो आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित है। इस यात्रा ने भारत और श्रीलंका के बीच की दोस्ती को नई मजबूती दी है और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की राह खोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु का दौरा भी करेंगे। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पम्बन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। नया पम्बन रेल ब्रिज रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी परियोजनाएं धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को बेहतर रूप से जोड़ेंगी, शहरों के बीच की दूरी को घटाएंगी और मेडिकल कॉलेज, बंदरगाहों और बाजारों तक तेज पहुंच सुनिश्चित करेंगी। साथ ही ये किसानों, चमड़ा उद्योग और लघु उद्योगों को भी नई ऊर्जा देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी की वयोवृद्ध कार्यकर्ता एवं 1997 में दिल्ली की मेयर रही 98 वर्षीय श्रीमती शकुंतला आर्या के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनके आवास पर भी पार्टी का झंडा फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे सभी मेहनती कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं। वो ज़मीन पर सक्रिय रूप से काम करते हैं और हमारे शासन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता देश के हर हिस्से में 24 घंटे काम कर रहे हैं और गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा और उत्साह वाकई प्रेरणादायी है।
अपने एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई। हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित किया है। ये महत्वपूर्ण दिन हमें भारत की प्रगति के लिए काम करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने की हमारी अद्वितीय प्रतिबद्धता को दोहराता है। पीएम मोदी ने भाजपा के सुशासन को लेकर पोस्ट भी लिखा है, भारत के लोग हमारी पार्टी के सुशासन एजेंडे को देख रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमें मिले ऐतिहासिक जनादेश में भी परिलक्षित होता है। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या फिर देश भर में विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव हो, हमारी सरकारें समाज की सेवा करना और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना जारी रखेंगी। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर कहा है कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने भाजपा की नींव में देशभक्ति के बीज बोकर करोड़ों राष्ट्रभक्तों का वटवृक्ष तैयार करने का काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य करती है। अमित शाह ने एक्स पर और लिखा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में कमल का निशान देशवासियों के मन में विश्वास और आशा का नया प्रतीक बना है। बीते एक दशक में भाजपा ने सेवा, सुरक्षा और सांस्कृतिक जागरण के जो काम किए हैं वे आने वाले दिनों में मील के पत्थर बनेंगे। भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देते रहेंगे। अमित शाह ने आगे लिखा है कि चाहे श्री राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना हो, धारा 370 हटाने का अपना संकल्प बनाना हो या फिर गरीबों, वंचितों, महिलाओं का कल्याण करना हो, भाजपा ने अपनी स्थापना से ही देश हित को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया है। अपनी 4 दशकीय यात्रा में भाजपा ने यह दिखाया कि कैसे एक राजनीतिक दल विरासतों के सम्मान, हर गरीब को आवास, अन्न, स्वास्थ्य बीमा और किसानों के कल्याण के लिए एक साथ संकल्पबद्ध रह सकता है। देश और देशवासियों की उन्नति को ही अपनी प्रगति मानने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण प्रेरणीय है। और प्रधानमंत्री इस समय श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां पे उन्होंने रेल परियोजनाओं की एक तरीके से शुरुआत की है। 2 रेल परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दोनों ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया। इस रेल के आगे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज की मौजूदगी दोनों देशों के संबंधों को बेहतरी से आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर अनुराधापुरा प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री ने भी उनके स्वागत को स्वीकार किया। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को दिखाती हैं कि कैसे भारत और श्रीलंका मिलकर नए दोस्ती के नए प्रतिमान गढ़ने के लिए आगे तत्पर है। और प्रधानमंत्री के आज की अनुराधापुरा की इस यात्रा में विरासत और विकास दोनों ही पुट देखने को मिले हैं। जहां पर प्रसिद्ध मंदिर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी तो रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाकर वहां के आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो अपने आप में दोनों देशों के संबंधों को नए ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिनके हाथों में भारत और श्रीलंका के झंडे मौजूद थे, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की श्रीलंका के अनुराधापुरा से, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की 2 परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें नई रेलवे लाइन 128 किलोमीटर के आसपास जो 3 जिलों से गुजरती है और इसका जो खर्चा था उसका वहन भारत ने किया है। साथ ही साथ नए उन्नत तकनीकी सिग्नल जो व्यवस्था होती है रेलवे की, उसका भी भारत की ओर से श्रीलंका को दिया गया है। और इस दिशा में भारत के कदम श्रीलंका के साथ उसकी इस विकास यात्रा में। और प्रधानमंत्री इन तमाम यात्राओं के बाद से श्रीलंका से अब रवाना हो चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री रवाना हुए उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री अब अनुराधापुरा से रामेश्वरम की यात्रा करेंगे और जब प्रधानमंत्री वहां से रवाना हुए हैं तो उस वक्त की ये तस्वीरें, तमाम लोग वहां मौजूद थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके भी उनको छोड़ने के लिए आए हैं, उनको
अलविदा कहने के लिए आए और प्रधानमंत्री की इस 3 दिवसीय यात्रा के तमाम पुट और अनुराधापुरा के जो एयरवेस है वहाँ पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जब वो पहुंचे थे उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना हुए हैं। 3 दिन में लगातार दोनों ही नेताओं की कई घंटों एक साथ मौजूदगी, कई स्तर पे बातचीत, वन ऑन वन बातचीत के साथ साथ वहां पे शिष्टमंडल स्तर की बातचीत, तो कई समझौते दोनों देशों में हुए हैं और आपसी समझ को बेहतर करने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। 2015 में प्रधानमंत्री पहली बार श्रीलंका पहुंचे, तो उसके बाद 2017 और 2019 में तीसरी यात्रा है और ये मौजूदा चौथी यात्रा 2025 में प्रधानमंत्री की 10-11 वर्षों में चौथा श्रीलंका का दौरा। ये भारत और श्रीलंका के आपसी संबंधों को बहुत बेहतरी से आगे बढ़ाने के लिहाज से मायने रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत एफर्ट्स जो है, उनके जो प्रयास हैं वो भी रंग लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा कि कोविड की महामारी का समय हो, उस समय भी भारत ने बड़ा हाथ आगे बढ़ाया। 2022 का श्रीलंका का आर्थिक संकट हो, उस समय भी भारत ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के मदद की है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी ज़रूरत हुई भारत एक मजबूत पड़ोसी मित्र देश के तरीके से श्रीलंका के साथ खड़ा रहा है। और आज यही वजह है कि करीब 7 महीने पहले जब सत्ता परिवर्तन होता है श्रीलंका में, वहाँ के राष्ट्रपति पहले विदेश दौरे के तौर पर भारत का रुख करते हैं और श्रीलंका में नई सरकार आने के बाद से किसी बड़े विदेशी नेता के तौर पर पहली अगर कोई यात्रा होती है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा होती है। और करीब 3 से 4 महीनों के बीच में दोनों ही नेता 2 बार एक दूसरे देशों में जाते हैं। ये भी संपर्क के नए आयाम को दिखाता है कि यहाँ से दोनों देश श्रीलंका और भारत मिलकर कैसे एक साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय संपर्क को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराधापुरा के एयरबेस से रवाना हुए हैं भारत के लिए और वहां से उनकी यात्रा अब रामेश्वरम के लिए होगी, जहां पर वो विकास और विरासत को पुट को आगे बढ़ाएंगे। पम्बम बिल जो ब्रिज है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री रामेश्वरम में करेंगे। अपने आप में पहला नायाब रेलवे ब्रिज जो कि वर्टिकल तरीके से अपलिफ्ट होता है, ऊपर की ओर उठता है, करीब 17 मीटर तक की ऊंचाई तक ये ऊपर उठता है। ये खासियत है और इस खासियत के साथ इस ब्रिज की उद्घाटन आज प्रधानमंत्री रामेश्वरम में भी करेंगे और उससे पहले रेलवे की परियोजनाओं की शुरुआत उन्होंने अनुराधापुरा में की है श्रीलंका में और वहाँ से अब प्रधानमंत्री की रवानगी हो चुकी है और कुछ देर बाद वो भारत पहुंचेंगे सीधे रामेश्वरम, जहां पर उनकी एक रैली का कार्यक्रम भी है। वो लोगों से संवाद भी करेंगे, विकास योजनाओं की सौगात भी तमिलनाडु के देंगे। लगभग 8,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात तमिलनाडु को आज प्रधानमंत्री देंगे और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। जब प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा पे निकले थे, उन्होंने शुरुआत की थी थाईलैंड से और थाईलैंड पहुंचे थे, वहां पे द्विपक्षीय बातचीत थाईलैंड के साथ हुई थी, फिर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था और थाईलैंड से प्रधानमंत्री श्रीलंका पहुंचे थे। श्रीलंका में उनका ये तीसरा दिन इस दौरे के दरमियान जब वो रवाना होंगे और रामेश्वरम तक वो यात्रा करेंगे और लगातार क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने की बात हो, पड़ोसी मुल्कों के साथ में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने का जिक्र हो, इन तमाम पहलुओं पर आगे बढ़ के अब भारत वापसी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां पे रामेश्वरम में 8,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री रवाना हुए अनुराधापुरम से भारत के लिए रामेश्वरम के लिए। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से भी आपको रूबरू कराते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होंगी। बीते 27 साल में किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली पुर्तगाल यात्रा होगी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सूसा के निमंत्रण पर पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति 4 दिनों के दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया जाएंगे। 29 वर्षों में उनकी स्लोवाकिया की यह पहली ऐसी यात्रा होगी। 10 अप्रैल तक वो इन दोनों यात्राओं पर रहेंगे। भारत के यूरोप के संबंध और जुड़ाव पहले से ही काफ़ी बेहतर रहे हैं, इस लिहाज से यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस यात्रा का मकसद भारत और स्लोवाकिया के बीच संबंधों को मजबूत करने और विस्तार देने पर केंद्रित होगा। विशेष तौर पर इस मुलाकात में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक का आदान प्रदान होगा। पुर्तगाल की यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि यह नई दिल्ली और लिस्बन के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के तौर पर हो रही है।
राष्ट्रपति डी सूसा ने 2020 में भारत का दौरा किया, जबकि प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा 2019 में भारत आए थे। देश भर में आज रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चाहे मुंबई हो या वाराणसी, हर जगह रामनवमी की धूम है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुंबई के श्री राम मंदिर, वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर, नागपुर के श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर और अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का यह पावन पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्री राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर कहा है कि जय श्री राम। सभी राम भक्तों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का जीवन सत्य, सेवा और मानव मूल्यों के रक्षा की प्रेरणा देता है। प्रभु से सभी के स्वस्थ, सुदीर्घ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। आज चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन नवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। श्रद्धालु वाणगंगा में डुबकी लगाकर चरण पादुका मंदिर में पूजा कर और गर्भजून गुफा के दर्शन कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। इस मौके पर श्री मां वैष्णो देवी भवन परिसर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। रामनवमी के मौके पर आज संभल में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। भगवान के दर्शन के लिए भक्त लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय वायुसेना के विमान की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि म्यांमार भूकंप राहत अभियान के तहत भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है, जिसमें भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 31 टन मानवीय सहायता लेकर मांडले के लिए रवाना हो गया है। इसमें भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल इकाई के लिए पुनः पूर्ति भंडार भी शामिल है। वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार द्वारा वक्फ के एक बड़ा सुधार किया गया है, जिसका लाभ गरीबों, पसमानदा महिलाओं और अनाथों को मिलेगा। देश के लिए अब एक उस वक्त में एक बड़ा सुधार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका लाभ देश के गरीब, पसमानदा, ख़वातीन और बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। अगर वाकई कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को चिंता है देश के मुसलमानों के लिए, अगर उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में। इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? न राहुल गांधी इस पे बोले, न प्रियंका वाड्रा गांधी इसमें लोकसभा में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से नशा मुक्त अभियान के लिए विशेष वाहनों को आज हरी झंडी दिखाई। हिंदी सिनेमा में बादशाह के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान ने वेब्स समिट को लेकर उत्सुकता जाहिर की है। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर वेब्स 2025 का पोस्टर शेयर कर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मई 2025 में आयोजित होने वाली ये समिट रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद शानदार मंच बनने जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित वेब्स समिट दुनिया भर के रचनात्मक लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पूरे अमेरिका में हजारों अन्य लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हजारों संघीय कर्मचारियों को निकालने, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने, अप्रवासियों को निर्वासित करने, ट्रांसजेंडरों के लिए सुरक्षा को कम करने
कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है। इस अभियान को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। अमेरिका में नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों सहित 150 से अधिक समूहों ने 1200 से अधिक प्रदर्शनों के आयोजन की योजना बनाई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह इजरायल पर लगाए गए नए टैरिफ, इजरायल तुर्की संबंध, ईरान के साथ परमाणु संकट और गाजा में बंधकों को मुक्त करने के इजरायल के प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के खिलाफ इजरायल की लड़ाई पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये अचानक होने वाली व्यक्तिगत यात्रा किसी विदेशी नेता द्वारा टैरिफ हटाने के लिए ट्रंप के साथ समझौता करने का पहला प्रयास हो सकता है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी अकादमियों के माध्यम से युवा क्रिकेटरों को निखारने में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली कैपिटल्स की क्रिकेट अकादमियों के प्रमुख प्रतीक पुरी ने हमारे संवाददाता नारायण सिंह से खास बातचीत में कहा कि उनके ट्रेनिंग सेंटर्स का मुख्य लक्ष्य क्रिकेट में युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का इस बार आईपीएल में शानदार प्रदर्शन जारी है और एक अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। और बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की काफ़ी एकेडमीज़ है जहां यंग जो टैलेंट्स है, जो नए बच्चे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और यही वजह है कि दिल्ली टीम में काफ़ी यंग टैलेंट्स है जिन्होंने उनको इस बार मैच भी जीता है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास हैं प्रतीक पुरी जी, जो कि हेड ऑफ एकेडमीज़ हैं दिल्ली कैपिटल्स के, जो देखते हैं कि जो नए बच्चे हैं उनको कैसे ग्रूम किया जाए, कैसे उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। प्रतीक जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से आप देखें कि दिल्ली कैपिटल्स ने कई बड़े खिलाड़ी भी दिए हैं देश को। दिल्ली कैपिटल्स की जो आपकी जो एकेडमीज़ हैं, काफ़ी बड़े खिलाड़ी उसमें से आए हैं, तो क्या आपका थॉट प्रोसेस रहता है जब आप टैलेंट को टैप करते हैं, नर्चर करते हैं अपनी एकेडमी में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। एज यू सेड दैट हमारा जो जितनी भी एकेडमीज़ हैं, राइट, उसका मेन फोकस यही होता है कि बच्चों को ग्रूम कैसे करें थ्रू आवर कोचेज़ एंड द करिकुलम दैट वी हैव। तो उसमें हमारा बेसिकली हमारे जो कोचेज़ होते हैं, जो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, आपने देखा होगा कि शुरू से ही जो फ्रेंचाइजी हमारी फर्स्ट सीज़न से आई थी, राइट, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, राइट, हमारी एक हमेशा टीम रहती है जहाँ पे एक्सपीरियंस एंड यूथ का एक मिक्सचर होता है। स्टार्टिंग में अगर आप देखें जहाँ पे गौती एंड वीरेंद्र सहवाग, अलॉन्ग विद दैट शिखर तब नए नए आ रहे थे, तो वो एक एंड पहले सीज़न में हम सेमीफाइनल पे गए थे। सो वो एक हमारा जो मिक्सचर होता है यूथ और एक्सपीरियंस का, वो शुरू से ही चलते आ रहा है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू करेंट सिचुएशन अगर आप देखें, स्टिल विथ अ मिक्सचर ऑफ यूथ एंड यंगस्टर, राइट। सो हमारी फ्रेंचाइजी का बेसिकली विजन यही है कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हैज़ टू बी देयर, बट यूथ को कैसे प्रमोट करें, ग्रूम करें कैसे, एंड उसी के लिए एकेडमीज़ हमारी 2014 में स्टार्ट हुई थी। दिल्ली कैपिटल्स की जो एकेडमीज़ है, आप लोगों ने काफ़ी स्कूलों के साथ कोलैबोरेट किया है, तो किस तरह से करते हैं आप, किस तरह से आप ये कोलैबोरेशन रहता है और किस तरह से बच्चे उसमें आते हैं? स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करने का मोटिव एक ही है, दैट हम वहाँ पे छोटे बच्चों को टैप कर सकते हैं। एकेडमीज़ में आफ्टर स्कूल जो बेसिकली एकेडमीज़ होती है, वहाँ पे सारे बच्चों को टैप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज सेलेक्टेड बच्चे आते हैं। स्कूल में टैप करने का रीज़न ये है दैट यू गेट अ मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे हमारी एज ग्रुप बेसिकली स्टार्ट होती है 5 साल से, जहाँ पे हम बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम उनके फंडामेंटल मूवमेंट्स पे काम करते हैं, एंड देन वंस दे रीच एट द एज ऑफ 7 और 8, देन हम उसको स्किल इन्हांसमेंट में इम्प्रूव करते हैं। सो वी हैव स्कूल प्रोग्राम्स एज वेल, जहाँ पे हम स्कूल्स में जाके अपने स्किल्स विथ आवर रेस्पेक्टिव कोचेज़ वी डू दैट, एंड देन ट्राई टू क्रिएट अ रोड मैप कि स्कूल प्रोग्राम से आफ्टर स्कूल में लेके जाए, आफ्टर स्कूल से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में लेके जाए, एंड देख हमारे इतनी एग्जॉस्टिव स्काउटिंग नेटवर्क है दैट यू नेवर नो दैट हु कम्स फ्रॉम वेयर। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ हैं, दिल्ली कैपिटल्स है, लगातार युवाओं को मौका दे रही है, युवाओं को नर्चर कर रही है। सिर्फ दिल्ली में नहीं और भारत के हर राज्य में जाकर वहाँ एकेडमीज़ खोलकर टैलेंट को स्काउट किया जा रहा है, उनको टैप किया जा रहा है, उनको नर्चर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह के खिलाड़ी जब नर्चर होते हैं, देश की टीम के लिए खेलते हैं, तो देश को फ़ायदा होता है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन एकेडमीज़ द्वारा देश को और बड़े क्रिकेटर्स मिलेंगे। कैमरा पर्सन केशव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। शांति और सद्भाव के प्रतीक भगवान बुद्ध के अनुयायियों देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। उनके संदेश धरती के कोने कोने में प्रचारित हैं और पीएम मोदी स्वयं भी विदेशी दौरों पर उनका उल्लेख करते रहे हैं। कैसे भगवान बुद्ध के जरिए पीएम मोदी भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व से जोड़ते हैं, उस पर देखिए खास रिपोर्ट। अप्पदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो।
यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ बौद्ध धर्म विश्व में सभी को भारत की विरासत और संस्कृति से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों पर बुद्ध की जरूर बात करते हैं और कहते हैं कि आज का समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। वे अक्सर विदेशी दौरों पर बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों पर जरूर जाते हैं और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत करते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुरा में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक जयाश्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। यह भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सदियों पुराने स्तूपों और मठों से भरा अनुराधापुरा लंबे समय से श्रीलंका की बौद्ध विरासत का प्रतीक रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अभी हाल ही में संपन्न थाईलैंड दौरे पर ऐतिहासिक वॉट फो मंदिर का दौरा किया और लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए। यह अपने आप में बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री के दौरों में भी इसकी झलक मिलती है। 2024 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लाओस को पीतल की एक दुर्लभ बुद्ध प्रतिमा भेंट की। यह तोहफा साझा आध्यात्मिक विरासत का सुंदर प्रतीक था। उसी वर्ष भारत ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे, जहां हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करके नमन कर पाए। 2023 में पीएम मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दिल्ली में बाल बोधि वृक्ष के दर्शन करने गए। इससे दोनों देशों के गहरे बौद्ध संपर्कों को मजबूती मिली। इतना ही नहीं, भारत ने पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की। बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यह बड़ा मंच सिद्ध हुआ। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी, नेपाल का दौरा किया। पीएम ने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। उसी वर्ष भारत ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करते हुए कपिलवस्तु के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे। 2019 में पीएम मोदी ने मंगोलिया में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। 2018 में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष वाले मंदिर के दर्शन किए। 2017 में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वियतनाम, चीन और जापान की यात्रा की। ऐसी हर यात्रा ने बौद्ध धर्म के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। देश में भी बौद्ध विरासत के संवर्धन के लिए मोदी सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं। प्रमुख बौद्ध तीर्थों को जोड़ने वाला बुद्धिस्ट सर्किट भी ऐसी ही पहल है। वहीं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस श्रद्धालुओं को भारत और नेपाल में आध्यात्मिक यात्रा का शानदार अनुभव प्रदान करती है। भारत ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पवित्र बौद्ध स्थलों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार ने भारत को बौद्ध शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्रधानमंत्री का इस दिशा में एक बड़ा कदम रहा। भगवान बुद्ध के ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रखने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। यह सभी प्रयास, सभी कदम पीएम की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि बुद्ध की धरती भारत विश्व को शांति, ज्ञान और सद्भाव का मार्ग दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस खबर के साथ समाचारों के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। बदल रही है दुनिया, इसलिए